हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, तीन टर्म दिख रहा होगा। पहले सीवेज दिख रहा है, फिर सीवर दिख रहा है, फिर सीवरेज दिख रहा है। ठीक है, ये टर्म आपको हर बार आपके बुक में, आपके नोट्स में आपको हर बार पढ़ने मिलेगा और इसी में ही लोग हमेशा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं हमेशा। ठीक है, सीवेज क्या है, सीवर क्या है और सीवरेज क्या है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि सीवेज होता क्या है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था सीवेज वाटर, ठीक है, मतलब जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से या कमर्शियल वेस्ट से जो वाटर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, गंदा कुछ भी पदार्थ आ रहा है, कचरा आ रहा है, वो सब क्या होता था, आपका सीवेज वेस्ट होता था, है ना। और अगर उसमें से कोई वाटर निकल रहा है तो उसे अपन क्या बोलते थे, सीवेज वाटर बोलते थे, है ना। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, सीवेज वाटर हो गया। तो मतलब जितने भी प्रकार के गंदे पानी होते हैं जो कि डोमेस्टिक वेस्ट से निकलेंगे, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ठीक है, घर से जितने भी है हमारा वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, सभी को अपन क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे अपन, सीवेज। क्लियर है यहाँ तक, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। अब बारी आती है सीवरेज की, ठीक है। अब किसकी बारी आती है, सीवरेज, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, पहला है सीवेज, सेकंड है सीवरेज, ठीक है। तो सीवरेज क्या होता है, कल हमने जैसे कि पढ़ा था, कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ सीवेज, मतलब सीवेज को कलेक्ट करने की प्रक्रिया और सीवेज को बाहर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी सीवरेज सिस्टम कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक का, मतलब सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर को आप कैसे कलेक्ट करते हो और कैसे आप उसे बाहर की तरफ ले जाते हो, किसी भी लैंड पे, है ना, कहीं पे सिटी से दूर अपन ले जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सीवरेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है किसकी, सीवर की बारी आती है। ठीक है, सीवर क्या होता है यहाँ पे, सीवर मतलब जिसमें आपका सीवेज कैरी करता है, ठीक है। सीवेज को कैरी करने के लिए कुछ भी पदार्थ, ठीक है, सीवेज को कैरी करने के लिए कुछ आप पाइपलाइन यूज़ करोगे, कुछ मटेरियल यूज़ करोगे, उससे हम सीवर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सिटी में क्या होता है, सीवर लाइन बिछा हुआ रहता है, रोड के नीचे क्या बिछा रहता है, सीवर लाइन, ठीक है, सीवर सिस्टम। तो सीवर क्या हो गया एक प्रकार से, मतलब ऐसा आपका पाइपलाइन बोल सकते हो या ऐसा मटेरियल बोल सकते हैं जो सीवेज को कैरी करेगा, है ना। सीवेज को कैरी करने के लिए जो भी आप सिस्टम यूज़ करोगे, जो भी आप पद्धति यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, सीवर बोलेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस सीवेज और सीवरेज और सीवर के बारे में। तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे तरीके से। जैसे कि सीवेज, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक स्टॉर्म वाटर या इन्फिल्ट्रेशन ग्राउंड वाटर या इंडस्ट्रियल वाटर को हम क्या बोलते हैं, सीवेज वाटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है सीवरेज, सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर टू द एसटीपी। एसटीपी मतलब सेकेंडरी आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सीवरेज बोलते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका सीवर। सीवर क्या होता है, कंड्यूट कैरिंग द सीवेज, मतलब ऐसा एक कंड्यूट, क्लोज चैम्बर, कंड्यूट मतलब क्या होता है, क्लोज चैम्बर, ऐसा क्लोज चैम्बर जो सीवेज को कैरी करेगा वो सीवर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीवरेज सिस्टम। अगर मैं इसके बाद आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आपको मैं बोलूं कि जहांगीर सिटी या रायपुर सिटी में आपको किसी कॉलोनी में आपको सीवर बिछाना है ना, पाइपलाइन बिछानी है, तो आप कैसे बिछाओगे, आप पहले वहां का सर्वे करोगे कि उस एरिया पे कैसा उसका सिचुएशन है ना, कि ढलान में है कि आपका चढ़ाव में है, वहाँ पे सही तरीके से पानी आता है कि नहीं, गंदा पानी आ रहा है कि नहीं, बरसात होता है, रेनफॉल होता है तो वहाँ पे सही तरीके से वाटर का जमा हो जाता है कि नहीं, या वाटर निकल जाता है। तो ये सब स्टडी करने के बाद आप क्या करोगे, आप सीवेज जो सीवर लाइन है, पाइपलाइन है, पाइपलाइन का डायामीटर या उसका साइज अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ये वेदर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक होता है ड्राई वेदर, एक होता है स्टॉर्म वाटर। ड्राई वेदर मतलब जब पानी नहीं गिरता है, गर्मी का मौसम, और एक होता है स्टॉर्म वेदर। ठीक है, एक होता है क्या, स्टॉर्म वेदर। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के वेदर को हमको स्टडी करना पड़ेगा, कौन कौन सा, ड्राई वेदर और आपको स्टॉर्म वेदर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको सीवर को डिज़ाइन करना है। हमको पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में किस तरीके से पानी गिर रहा है, किस तरीके से वाटर की क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको नाली का निर्माण करना पड़ता है। आप भी देखे होंगे पहले की नाली जो बनती थी सिटी में या आपके घर के आसपास बनती थी, वो छोटी छोटी बनती थी, मतलब थोड़ा उसका साइज थोड़ा छोटा रहता था। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, वहाँ पे ज़्यादा पानी गिरा, ठीक है, ज़्यादा आपका सीवेज वाटर ज़्यादा आने लग गया, तो वहाँ पे मतलब उसकी साइज़ के मतलब कॉलोनी या सिटी के साइज़ के हिसाब से वहाँ पे नाली या सीवर लाइन नहीं बिछा था। ठीक है, इसलिए बाद में क्या करते हैं, उस नाली को तोड़ते हैं और वापस बड़ी नाली बनाते हैं, या उस सीवर लाइन, छोटी पाइपलाइन को हटा के बड़ी पाइपलाइन वहाँ पे बिछाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है ड्राई वेदर फ्लो और स्टॉर्म वेदर फ्लो। तो ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है,
ड्राई वेदर फ्लो में आप देखेंगे मतलब गर्मियों के दिन में जब बरसात नहीं होती है ना, उस टाइम हम लोग को कितना क्वांटिटी ऑफ सीवेज वाटर आपका पाइपलाइन से फ्लो हो सकता है या आपके घरों से निकलता है, उस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, जैसे कि ड्राई वेदर फ्लो क्लियर, यहाँ पे पानी नहीं गिरेगा तो पाइपलाइन में कितना आपका डोमेस्टिक सीवेज या किसी प्रकार का सीवेज वहाँ पे बहेगा, है ना, उस चीज़ को अपने को यहाँ पे देखना है। तो ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है? ड्राई वेदर फ्लो रिफर्स टू द वेस्ट वाटर फ्लो इन अ सीवर सिस्टम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विथ मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्राई वेदर फ्लो। ये किस किस चीज़ पे आपका डिपेंड करता है, जैसे कि ठीक है, तो ये किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है कि आपको आपके घरों के आसपास या उस कॉलोनी में किस टाइप का सीवर देना है। ये किस पे डिपेंड करता है? 3-4 चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात ये होती है कि आप उस एरिया में किस तरीके से वाटर का फ्लो करा रहे हो, है ना। आप लोग उस एरिया में 1-2 घंटा पानी देते हो या 24 घंटा पानी देते हो। मतलब 1-2 घंटा पानी देंगे तो कम वेस्टेज आएगा और 24 घंटा पानी देंगे उस एरिया पे तो ज़्यादा वेस्टेज आएगा। सिर्फ स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा पानी आएगा तो अपन ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब उस एरिया का पॉपुलेशन क्या है और आने वाले समय में वहाँ का ग्रोथ कितना होगा, जिससे कि डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब जो क्वांटिटी है वो कितना बढ़ सकता है, उस हिसाब से आप वहाँ पे आप सीवर लाइन या नाली वहाँ पे आप बनाओगे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ एरिया सर्व्ड, मतलब वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, किस टाइप का एरिया है, वो हाईली डेंस एरिया है कि थोड़ा मतलब कम पॉपुलेटेड एरिया है, वो चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपका ड्राई वेदर फ्लो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन ड्राई वेदर फ्लो। ठीक है, तो ड्राई वेदर फ्लो में दो तीन चीज़ सीवेज ही बस यहाँ पे फ्लो करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ आपका ड्राई वेदर फ्लो कंसिस्ट करता है, मतलब ड्राई वेदर फ्लो में सीवर के अंतर्गत कौन सा सीवेज होता है ना, कौन कौन सीवेज होता है? डोमेस्टिक सीवेज होता है और इंडस्ट्रियल सीवेज होता है। क्यों डोमेस्टिक सीवेज इंडस्ट्रियल सीवेज होगा? क्योंकि ड्राई वेदर सीजन में बरसात नहीं हो रही है तो एक्सटर्नल वाटर आने की संभावना कम से कम होती है ना। तो उस टाइम जो पाइपलाइन में हमारा या नाली में जो गंदा पानी बहेगा वो कौन सा गंदा पानी होगा? या तो डोमेस्टिक सीवेज हो सकता है या आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका ड्राई वेदर फ्लो। इसके बाद ठीक है, ये था ड्राई वेदर फ्लो के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टॉर्म वाटर फ्लो। स्टॉर्म वाटर फ्लो में अपन देखेंगे जब बरसात होती है, जब रेनफॉल हो रहा है, उस टाइम आप किस किस बातों को ध्यान रखोगे आपका सीवर लाइन बिछाने के लिए या नाली बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये अभी आपको जो ये रोड में जमा पानी है ये सब कहाँ जाता है? ये नाली पे ही जाता है। ठीक है, आप सीवर में कैसा बनाओगे? अभी कल अपने कन्वेनियंस पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा कि सेपरेट सिस्टम दोगे कि कंबाइंड सिस्टम दोगे या पार्शियली कंबाइंड सिस्टम दोगे, वो आप पे डिपेंड करता है या उस एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप कंबाइंड सेपरेट सिस्टम दे सकते हो, थोड़ा इकोनॉमी कम है तो अपन कंबाइंड सिस्टम देंगे। तो ऐसा अपन वहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे पानी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉर्म वाटर में क्या देखेंगे, क्योंकि जितने भी स्टॉर्म वाटर है, रेन वाटर है, जब पानी गिरता है सभी के जितना भी पानी है, होता क्या है यहाँ पे देखना, पानी गिरता है तो आधा से ज़्यादा पानी ज़मीन सोख लेता है। ठीक है, और जो पानी ज़मीन नहीं सोख पाता, आपका जो लैंड है इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता, वो पानी आपका सतह पे बहता है, सरफेस पे क्या होगा, वो फ्लो करेगा। उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? रन ऑफ बोलते हैं। अगर आप स्टार्टिंग क्लास अटेंड किया होगे उसको अपन क्या बोलते हैं? रन ऑफ। पानी का ज़मीन में बहना क्या कहलाता है? आपका रन ऑफ कहलाता है। तो रन ऑफ वाटर कहाँ जाएगा? रन ऑफ वाटर आपका सतह पे बह रहा है, वही पानी आपका नाली पे जाएगा, है ना। और इस टाइम क्या होगा, नाली या आपका सीवर पाइप जो है वो फुल हो सकते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को अपन यहाँ पे देखेंगे कि ड्राई आपका स्टॉर्म वेदर फ्लो को अपन किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाहता हूँ। पानी गिरता है तो आधा से ज़्यादा पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाता है आपका ज़मीन के अंदर, है ना। इन्फिल्ट्रेट होता है, इन्फिल्ट्रेट मतलब पानी का ज़मीन में रिसना क्या कहलाता है? इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। हमने पहले क्लास में पढ़ा था, इसको स्टार्टिंग का क्लास है ना। तो आधा से ज़्यादा पानी क्या होगा? इन्फिल्ट्रेट होगा और कुछ पानी सतह पे जम जाएगा, मतलब वहाँ पे जमा हो जाएगा। जो पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता वो वाटर क्या कहलाएगा? आपका फ्लो होगा ज़मीन पे, सतह पे क्या होगा? सरफेस से वो फ्लो होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? रन ऑफ बोलते हैं। तो रन ऑफ वाटर कहाँ जाएगा? नाली पे जाएगा या सीवर पाइप पे जाएगा, है ना। अब आपको डिसाइड करना है, या हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया में डिसाइड होगा कि हम वहाँ पे सेपरेट सिस्टम देने वाले हैं कि कंबाइंड या पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, और स्टॉर्म वाटर को हम लोग वेट वेदर फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे? स्टॉर्म वाटर फ्लो या स्टॉर्म वेदर फ्लो। वाटर फ्लो भी लिखा है कई सारे बुक में या वेदर फ्लो भी लिखा है, कंफ्यूज मत होना। वाटर लिखा रहेगा या वेदर लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने समझना है, स्टॉर्म वाटर बोल सकते हो या वेदर बोल सकते हो, रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉर्म वाटर फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? वेट वेदर फ्लो भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसका भी थोड़ी लिखा हुआ जो कि मैंने आपको बताया, व्हेन रेनफॉल टेक प्लेस अ पार्ट ऑफ
infiltrates or percolates into the ground surface, will the remaining flow over the land depending upon the permeability of the ground, its surface slope and many other factor। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है जो मैंने बताया, रेनफॉल होता है तो आधा से ज़्यादा पानी क्या हो गया, इन्फिल्ट्रेट हो गया या परकोलेट हो गया, उसके बाद रिमेनिंग वाटर क्या होता है आपका ओवर द लैंड फ्लो होता है। ठीक है, फ्लो आपका लैंड के ऊपर क्या होता है, जमीन के ऊपर फ्लो होता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, फ्लो का होना किस पे डिपेंड करता है, उस एरिया की स्लोप पे डिपेंड करता है ना, मैक्सिमम सरफेस स्लोप पे डिपेंड करता है, प्लस और भी उसके क्राइटेरिया है वो अभी अपन आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। The amount of water flowing over the ground surface, पेमेंट, हाउस, रूफ etc इज कॉमनली नोन एज अ रन ऑफ। ठीक है, जमीन की सतह पे जो पानी बहता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। चाहे वो आपका छतों से पानी आया हो, ठीक है, आपके जो छत होता है, रूफ होता है, वहां से पानी आया हो, या आपके रोड पे बह रहा है, या हाउस पे बह रहा है, या ग्राउंड सरफेस बह रहा है, जिस भी तरह का पानी आपका ग्राउंड पे बहेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। और रन ऑफ को और क्या बोल सकते हैं अपन, स्टॉर्म वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। तो ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ हिंदी में, इसी का थ्योरी, किसी भी प्रकार का पानी अगर जमीन में बह रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये जो रन ऑफ बह रहा है इसके लिए अगर वहाँ पे नाली है तो ठीक है, नाली या सीवर लाइन है, सीवर पाइप है तो ठीक है, उस नाली में चले जाएगा वाटर या पाइपलाइन में चले जाएगा और वहाँ पे किसी भी एरिया में वाटर का जमाव नहीं होगा, है ना। जमाव मतलब वहाँ पे पानी जमा नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ अब यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस स्टॉर्म वाटर इज अल्टीमेटली ड्रेन थ्रू द सीवर, अदरवाइज द स्ट्रीट, रोड एक्सेट्रा वुड बी फ्लडेड। ठीक है, अगर आपका सीवर लाइन है, वहाँ पे नाली है, तो आपका जो वाटर है, स्ट्रॉन्ग वाटर है, वो तो बह के निकल जाएगा और मतलब सीवर पाइप में चले जाएगा, चाहे वहाँ सेप्टिक सिस्टम दो या कम्बाइंड सिस्टम दो। अगर आपका वहाँ पे सिस्टम ये नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लडेड हो जाएगा, पानी का जमा हो जाएगा। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, पानी के जमाव को क्या अपन क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति जब पानी जमीन में रिसना बंद कर दे और वहाँ पे क्या हो, आपका जल का जमना, वाटर का वहाँ पे जमना शुरू हो जाए, जल वहाँ पे क्या होता है, भरते जा रहा है, उसी की पोजीशन को, उसी थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रॉन्ग वाटर है ये भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये कैचमेंट एरिया। पहला जो चीज़ आपका जो स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो या स्ट्रॉन्ग वेदर फ्लो किन चीज़ पे डिपेंड करेगा, 3-4 चीज़ें हैं। पहला जो यहाँ पे फैक्टर होगा वो क्या होगा, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है, ठीक है, कैचमेंट एरिया क्या होता है यहाँ पे समझना इसको अच्छे तरीके से। ऐसे एरिया, ठीक है, जहाँ से जल बह के कहीं जमा हो रहा है, तो वो जहाँ से आपका जल बह के जमा हो रहा है उस पूरे एरिया को अपन क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा जब अपन हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से, तब मैं आपको इसके बारे में, कैचमेंट एरिया के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आसान भाषा समझना, जैसे कि ये नदी है, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ अच्छे तरीके से कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। ठीक है, ये नदी है, ठीक है, और ये इसका ये पहाड़ों वाला एरिया है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है आपका, पहाड़ों वाला एरिया है, पूरा यहाँ पे मतलब एलिवेटेड एरिया है। तो इस एलिवेटेड एरिया से जब क्या होता था, यहाँ पे जब पानी गिरेगा तो इस एलिवेटेड एरिया से पानी बह के क्या आएगा, पानी बहेगा इस पूरे एरिया से, क्योंकि ये एलिवेटेड है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ से पानी जब वहाँ पे गिरेगा तो वहाँ पे पानी तो रुकेगा नहीं, है ना, पानी वहाँ पे रुकेगा नहीं और पानी बह के इस नदी पे आएगा, मतलब यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो इस पूरे एरिया को जहाँ से पानी बह के आ रहा है, जो लास्ट एरिया जहाँ से पानी बह के इस पोजीशन पे, इस रिवर पे आ रहा है, तो उसे उस रिवर का कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है, उसे उस रिवर क्या कहेंगे, कैचमेंट एरिया कहेंगे। तो यहाँ पे भी डिपेंड क्या करेगा, आपका स्टॉर्म वाटर किस पे डिपेंड करता है, स्टॉर्म वेदर फ्लो कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करेगा कि वहाँ का कैचमेंट एरिया कैसा है, मतलब वहाँ पे कितना जल का क्वांटिटी आता है, कितना वाटर की क्वांटिटी आती है, वो चीज़ यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद ग्राउंड स्लोप, वहाँ किस टाइप का स्लोप है आपकी सिटी में, है ना, आप जिस लाइन पे, जिस जगह पे आप सीवर लाइन बिछा रहे हो, चाहे वो सिटी हो या कोई कॉलोनी हो, वहाँ पे का ग्राउंड स्लोप यहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है, वहाँ का ग्राउंड स्लोप ज़्यादा एकदम एलिवेटेड है या आपका स्टीप है या आपका फॉल ग्रेडियंट है। ठीक है, या तो वो स्टीप ग्रेडियंट हो सकता है या फॉलिंग ग्रेडियंट हो सकता है। फॉलिंग मतलब ढलान, ठीक है, या तो ढलान होगा या चढ़ाव होगा। उसके बाद देखेंगे परमेबिलिटी ऑफ ग्राउंड। परमेबिलिटी ऑफ ग्राउंड मतलब यहाँ पे समझना, जमीन में पानी सोखने की क्षमता। ठीक है, जमीन में पानी सोखने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन, परमेबिलिटी ऑफ ग्राउंड बोल सकते हो। ठीक है, मतलब उस जमीन पे, उस सतह पे वाटर इन्फिल्ट्रेट कर पा रहा है कि नहीं सही तरीके से, ये भी डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग वेदर फ्लो या स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आपका स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो डिपेंड करता है, एक कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
और भी कंडीशन है बहुत सारे, ये मेन कंडीशन है, ठीक है। कैचमेंट एरिया, ग्राउंड स्लोप या परमेबिलिटी ऑफ ग्राउंड, ठीक है। और भी क्या इसमें फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ, रेनफॉल इंटेंसिटी, कितना वहाँ पे पानी गिर रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में पानी कम गिरता है, असम में पानी ज़्यादा गिरता है, तो असम का जो आपका जो सीवर सिस्टम होगा, जो वहाँ पे सीवरेज सिस्टम जो अपन बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। जैसे कि मुंबई हो गया, मुंबई में भी पानी बहुत गिरता है, वहाँ पे जल भराव, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ का जो अपन नाली बनाएंगे या जो सीवर लाइन बिछाएंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम मतलब डिज़ाइन क्राइटेरिया से आपको वहाँ पे बिछाना पड़ेगा, है ना। तो रेनफॉल इंटेंसिटी डिपेंड करता है उस एरिया का, है ना। उसके बाद रेनफॉल ड्यूरेशन, कितने घंटे तक पानी गिरता है, मैक्सिमम कितने घंटे तक पानी गिरता है। तो सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है ना, सब एनालिसिस करते हैं हम लोग। जैसे कि ये, जैसे कि रेनफॉल ड्यूरेशन है, रेनफॉल इंटेंसिटी है, ये सर्वे होते रहता है हर साल। जैसे कि इस साल कितना पानी गिरा छत्तीसगढ़ में, आपके यहाँ भी आप जैसे जांजगीर सिटी में पेपर में लिखाता है आज जांजगीर में 2.5 mm वर्षा हुई, ठीक है। और फिर ईयरली दिखाता है कि आज मतलब 2021 में भारत में इतना mm वर्षा हुआ है, ठीक है, रेनफॉल हुआ है। तो ये सब हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं, सही तरीके से उसको अपन डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, है ना। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि आने वाले साल में भी कैसा रेनफॉल इंटेंसिटी होगा, कैसा ड्यूरेशन होगा, है ना। तो इसी प्रकार से अपन यहाँ पे बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे एक नया टॉपिक है, इसके बारे में आपको पहले बता दिया हूँ, पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, है ना। अगर सीवेज और सीवरेज के बारे में सब मतलब इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। सीवेज क्या होता है, सीवर क्या है और सीवरेज क्या है, 3 अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में कभी भी आप कंफ्यूज मत होना, है ना। इसको अच्छे से मैं बता दिया हूँ स्टार्टिंग में, आप उसे देख सकते हो, कंफ्यूज हो अभी भी तो। इसके बाद अपन देखेंगे सीवर के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने कल क्या पढ़ा था, कलेक्शन पढ़ा था और कन्वीनियंस पढ़ा था। सीवेज को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं और उसे अपन कैसे ले जाते हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और अभी अपन पढ़ेंगे सीवर के बारे में। और सीवर क्या होता है, कंड्यूट विच आर कैरिंग सीवेज, मतलब एक ऐसा क्लोज चैम्बर जो आपके सीवेज को कैरी करता है। कैरी मतलब उसे ले जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सीवर बोलते हैं, है ना। इसी सीवर के बारे में और अच्छे से जानते हैं, देखते हैं अपन, ठीक है। तो जो भी कंड्यूट जो है, क्लोज चैम्बर है, जो वाटर को सीवेज को कैरी करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सीवर बोलते हैं। उस चीज़ को अपन ऐसा लिख सकते हैं, कंड्यूट कैरिंग द सीवर मोस्टली बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब जो आपका जो सीवर पाइपलाइन में जो फ्लो होता है वाटर का, वो कैसा फ्लो होता है, ग्रेविटी फ्लो होता है, ठीक है, ग्रेविटी फ्लो होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल प्रेशर और नहीं दिया जाता। नॉर्मली जो डोमेस्टिक वेस्ट है, घरों से निकलने वाला पानी है, वो नॉर्मली स्लोप के कारण ऑटोमेटिक बहते रहता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद जो सीवर का जो पाइप है वो डिफरेंट मटेरियल का होता है, जैसे कि एस्बेस्टस सीमेंट हो सकता है, डक्टाइल आयरन, रेनफोर्स कॉन्क्रीट, प्रीस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, पीवीसी पाइप, वेट्रीफाइड क्ले मटेरियल या डिफरेंट तरह का प्लास्टिक पाइप भी होता है। तो ये सब क्या है, सीवर के पाइपलाइन है। इसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे जब अपन सीवर के मटेरियल पढ़ेंगे, कौन कौन से मटेरियल का सीवर होता है ना, कौन कौन सा ऐसा क्लोज चैम्बर है, पाइपलाइन है, उसके बारे में भी अपन आगे देखेंगे। इसके बाद सीवेज इज कन्वेइंग नेटवर्क ऑफ सीवर, ठीक है। सीवरेज इज कन्वेइंग थ्रू नेटवर्क ऑफ सीवर, मतलब जो सीवरेज है, सीवरेज मतलब क्या होता था। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, फिर से क्या नया वर्ड आ गया, सीवरेज, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीवरेज, सीवरेज इज कन्वर्जिंग नेटवर्क ऑफ सीवर, मतलब यहाँ पे सीवरेज लिखा है और सीवर लिखा है। और सीवरेज क्या होता है, सीवरेज क्या होता है, कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ सीवेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन किस किस तरीके से कलेक्ट करेंगे और उसे अपन कन्वे करेंगे, है ना। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सीवरेज इज कन्वर्जिंग नेटवर्क ऑफ सीवर। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे अपन सीवर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, पहला होता है बिल्डिंग कनेक्शन, लेटरल सीवर, मेन सीवर, ट्रंक सीवर और इंटरसेप्टिंग सीवर। मतलब यहाँ पे बताया ये जा रहा है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क ऑफ सीवर है, इसको अपन एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू अपन इसको कैसे समझाएंगे, तो देखना यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले तो सभी जानते होंगे कि पहले क्या बनाएंगे अपन, बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या होगा, बिल्डिंग, घर, होम, ठीक है। एक कोई सा बिल्डिंग होगा इस प्रकार से, ऐसे मल्टीपल बिल्डिंग होंगे सब तरफ, ठीक है, मल्टीपल बिल्डिंग होंगे ऐसे। और इस बिल्डिंग से जो पाइपलाइन निकलेगा, ठीक है, बिल्डिंग से जो आपका क्या निकलेगा, यहाँ से पाइपलाइन, बिल्डिंग से जो पाइपलाइन निकलेगा उसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, आपका बिल्डिंग सीवर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे अपन, बिल्डिंग सीवर। जो बिल्डिंग से पाइप निकल रहा है इससे अपन क्या बोलेंगे, बिल्डिंग सीवर। इसके बाद जो बिल्डिंग सीवर से जो आपका पाइप कनेक्ट रहेगा, बिल्डिंग सीवर से जो पाइप कनेक्ट रहेगा उसे अपन बोलेंगे ब्रांच सीवर,
ठीक है। बिल्डिंग सीवर से जो पाइपलाइन कनेक्ट रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, ब्रांच सीवर, ठीक है। इसके बाद इस ब्रांच सीवर से जो आपका एक और पाइपलाइन, जो बड़ी पाइपलाइन कनेक्ट रहेगी बहुत से, क्योंकि इतने सारे हमारे घरों में, मतलब हमारे सिटी में इतने सारे कॉलोनी होते हैं, इतने सारे बिल्डिंग है, तो वो ब्रांच सीवर एक और मेन आपका एक और सीवर से कनेक्ट होगा, ठीक है। जो ब्रांच सीवर से एक और बड़ा सीवर कनेक्ट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, मेन सीवर बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रांच सीवर से एक और बड़ा सीवर कनेक्ट रहेगा उसे अपन बोलेंगे क्या, मेन सीवर, ठीक है, मेन सीवर। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मेन सीवर से भी एक बड़ा सीवर लाइन होगा जिसे अपन बोलते हैं ट्रंक सीवर, ठीक है। आगे देखते हैं, और सीवर और पाइपलाइन है, यहाँ पे एक और पाइप है, यहाँ पे क्या है, इससे भी मेन, मतलब मेन सीवर लाइन से भी एक बड़ा लाइन होगा, क्योंकि बहुत सारे मेन लाइन होंगे, और उससे जो मेन लाइन जिससे अटैच होंगे उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रंक सीवर, TRUNK, ट्रंक सीवर, ठीक है। और ये जो ट्रंक सीवर है ये डायरेक्टली आपका कहाँ जाता है, ट्रंक सीवर आपका डायरेक्टली आपका जा सकता है डायरेक्टली STP पे, ठीक है। STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा, या तो एक और चैम्बर होता है, यहाँ पे एक और पाइपलाइन है, वहाँ पे ठीक है, उसको अपन इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन में बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन में क्या होगा, आपका मेन सीवर और आपका ट्रंक सीवर दोनों साथ में अटैच हो जाएंगे। उस जो सीवर अटैच करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टिंग सीवर बोलेंगे। फिर इंटरसेप्टिंग सीवर आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को ले जाएगा, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपका वाटर को ले जाएगा, कौन, आपका इंटरसेप्टिंग सीवर। तो यहाँ पे दो चीज़ है, ट्रंक सीवर भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट तक आपका सीवेज को ले जाता है, और आपका इंटरसेप्टिंग सीवर भी आपका वेस्ट वाटर को आपका सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको डायग्राम समझ आ गया होगा तो आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझ सकते हो। थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम अगर बना लेते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम अगर आप समझ गए होगा तो थ्योरेटिकल बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम वही चीज़ बस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पहले अपन देखते हैं, बिल्डिंग सीवर क्या होता है। बिल्डिंग सीवर या बिल्डिंग कनेक्शन, बीइंग बियॉन्ड अ बिल्डिंग फाउंडेशन कन्वेनिंग सीवेज फ्रॉम द बिल्डिंग टू सीवर लाइन, ठीक है, बिल्डिंग टू सीवर, ऐसा अपन बोल सकते हैं। उसके बाद लेटरल और ब्रांच सीवर क्या होता है। लेटरल और ब्रांच सीवर अपन देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीवरेज सिस्टम रिसीव सीवेज फ्रॉम द बिल्डिंग एंड कन्वे टू द मेन सीवर। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग सीवर से जो पहली लाइन अटैच होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, ब्रांच सीवर बोलेंगे, ठीक है। फिर ब्रांच सीवर से जो लाइन कनेक्ट होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, मेन सीवर बोलेंगे। रिसीव सीवेज फ्रॉम लेटरल सीवर एंड कन्वे टू ट्रंक सीवर और इंटरसेप्टिंग सीवर, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेन सीवर। मतलब ब्रांच सीवर से जो लाइन अटैच रहेगा, मतलब जो ब्रांच लाइन के जो सीवर को जो कलेक्ट करेगा वो कौन सा सीवर होगा, मेन सीवर होगा। इसके बाद ट्रंक सीवर जो मेन सीवर के सीवेज को कलेक्ट करेगा, मेन सीवर के सीवर को साथ में बहाएगा, अपने साथ कनेक्ट करेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, ट्रंक सीवर बोलेंगे। लार्ज सीवर आर कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम द मेन सीवर। इसके बाद बारी आती है इंटरसेप्टिंग सीवर। इंटरसेप्टिंग सीवर एक बड़े बड़े सिटी में दिया जाता है, ठीक है। जनरली ट्रंक सीवर तक आके अपन क्लोज कर देते हैं हमारी पाइपलाइन को, क्योंकि ट्रंक सीवर डायरेक्टली आपका कहाँ जाएगा, ये डायरेक्टली आपका STP पे चले जाता है, सेकेंडरी आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ये आपका ट्रंक सीवर चले जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी लंबी पाइपलाइन होने के कारण आपका मेन सीवर और ट्रंक सीवर को साथ में अटैच किया जाता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टिंग सीवर। लार्ज सीवर यूज टू इंटरसेप्ट अ नंबर ऑफ मेन और ट्रंक सीवर एंड कन्वे सीवेज टू STP और डिस्पोजल फैसिलिटी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का। इंटरसेप्टिंग सीवर हमेशा नहीं दिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम आपका ट्रंक सीवर ही रहता है लास्ट, और ट्रंक सीवर को डायरेक्टली अपन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, ठीक है। कई सारे जगह पे अपन इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन भी बिछाएंगे, जहाँ पे आपका ट्रंक सीवर और मेन सीवर को अपन एक और सीवर लाइन से अटैच करेंगे, जिसे अपन इंटरसेप्टिंग सीवर बोलेंगे, ठीक है, और उसको अपन सीधा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जा सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसा ही एक, मतलब अकॉर्डिंग टू प्लेस से अपन बता दिए कि जो टाइप्स कितने टाइप के सीवर होते हैं, ठीक है, कितने टाइप का आपका सीवर लाइन होते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे मटेरियल, अकॉर्डिंग टू मटेरियल भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप के सीवर होते हैं, है ना, सीवर टाइप अकॉर्डिंग टू मटेरियल, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं,
ठीक है। इसके बाद का टॉपिक है आपका शेप ऑफ सीवर, मतलब सीवर का जो अपन सीवर लाइन बिछाने वाले हैं, क्लोज चैम्बर बिछाने वाले हैं, उसका शेप किस किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, आप लोग मेनली जो शेप देखे हो सीवर का, वो अपन किस टाइप का देखे हैं, आप लोग हमेशा सर्कुलर शेप ही देखे हैं। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन शेप है वो सर्कुलर शेप ही है। ठीक है, इसके मतलब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो नॉर्मली मैक्सिमम जो सीवर लाइन यूज किया जाता है वो किस टाइप का सीवर होता है, आपका सर्कुलर टाइप का सीवर यूज होता है। ठीक है, और भी टाइप के सीवर हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ सीवर भी यूज होता है। ठीक है, और आपका एक्स शेप सीवर यूज होता है, हॉर्स शेप, यू शेप सीवर यूज होता है। ठीक है, इस टाइप का यू शेप सीवर यूज होता है। डिफरेंट टाइप के शेप है, अदर टाइप के डिफरेंट टाइप का शेप है। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के क्राइटेरिया के हिसाब से अपन क्या करेंगे, उस शेप का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं सीवेज में, सीवर लाइन बिछाने के लिए पाइपलाइन यूज करते हैं, उसका शेप क्या होता है, आपका सर्कुलर शेप ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्यों, क्योंकि इसको बनाना ज़्यादा आसान है बाकी सीवर के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर शेप का बस एक मोल्ड होगा, उस मोल्ड पर डाल देंगे और वो बनते जाएगा। लेकिन जो आपका रेक्टेंगुलर शेप है या आपका एक्स शेप है या आपका यू शेप है, इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो आपका जो मैक्सिमम जो यूज होगा वो सर्कुलर शेप यूज होगा, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा आपका ईजी पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसके बारे में। तो इस जो शेप ऑफ सीवर है ना, कुछ बातों पे डिपेंड करता है कि किस किस तरीके से आप अपने शेप ऑफ सीवर को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो किस किस बात पे डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें उसका जो क्लीनिंग है, इजी क्लीनिंग होना चाहिए और इजी मेंटेनेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस या क्लीनिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चरली सेफ होना चाहिए, मतलब उसको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन या फिटिंग करने पे ज़्यादा उसमें ताम झाम ना हो, आसानी से उसे अपन वहाँ पे सेफली वहाँ पे फिट कर सकें। ठीक है, उसके बाद उस सीवर का सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा वाटर सीवर लाइन पे फ्लो कराते हैं, ताकि जितना भी कचरा है वो फंसे मत आपका, और जितना भी कचरा है वो वाटर के साथ फ्लो होके आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच सके। ठीक है, तो वही फ्लो जिससे कि आपका कचरा जो है सीवेज वाटर है वो सही तरीके से आपका उस सीवर में फ्लो हो, उसी को, उस वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका अच्छा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ड्राई वेदर फ्लो। ठीक है, उसके बाद ये है उस आप जो भी आप सीवर यूज करने वाले हो उसका सफिशिएंट फ्री बोर्ड इन मैक्सिमम डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है, तो फ्री बोर्ड क्या होता है यहाँ पे समझना है इस बात को, कि जैसे कि एक टंकी है, ठीक है, या पाइपलाइन ही समझ जाओ, एक रेक्टेंगुलर टाइप का पाइपलाइन है, यहाँ पे वाटर यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, वाटर यहाँ तक यहाँ पूरा फील्ड है, इस हाइट तक आपका वाटर पूरी तरीके से अच्छे से बह रहा है। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर का जो खाली हिस्सा है जहाँ पे पानी नहीं बह रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, यही क्या है, आपका फ्री बोर्ड है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आपका मतलब आपका पाइपलाइन पे हमेशा फ्री बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका फ्री बोर्ड में आपका जो सीवर लाइन के अंदर गैसेस है, गैस भी फ्लो होता है ना वाटर के साथ, वहाँ पे जो इसका स्मेल है गैस है वो भी साथ साथ यहाँ पे फ्लो होगा। तो उसके लिए वहाँ पे सफिशिएंट हाइट होना चाहिए मैक्सिमम डिस्चार्ज पे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ये था इसका सलेक्शन। और भी सलेक्शन है, ये सब क्या है, आपका इंपॉर्टेंट सलेक्शन है, और भी बहुत सारे टाइप का यहाँ पे सलेक्शन आप लोग पढ़ोगे। इसके बाद डायरेक्टली आते हैं शेप के बारे में। तो पहला जो शेप अपन है वो है सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप का इस्तेमाल मैक्सिमम किया जाता है ना। ठीक है, तो सर्कुलर शेप का मैक्सिमम हम लोग सीवर लाइन बिछाने के लिए सर्कुलर शेप का सीवर ही यूज़ करते हैं ना। अब उसका मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, मटेरियल के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि वो सीमेंट का है या एस्बेस्टस सीमेंट का है या स्टील का है ना, वो सिर्फ आगे अपन देखेंगे। तो सर्कुलर सीवर होता है, सर्कुलर सीवर का एडवांटेज क्या, सबसे एडवांटेज ये है कि ये आसानी तरीके से आपका बन जाता है, इसलिए मैन्युफैक्चर हो जाता है ना, इसलिए मैं इसका मैक्सिमम इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये सर्कुलर शेप में बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मटेरियल क्वांटिटी है वो थोड़ा कम यूज होता है, तो वही प्रकार से अपन एडवांटेज लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका जो सर्कुलर टाइप सीवर अगर अपन जमीन के अंदर बिछाएंगे, इसके सेटलमेंट होने के नीचे धंसने के चांस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है सर्कुलर शेप होने के कारण धंसता नहीं है। ठीक है, अगर वो एक प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, एक फ्लैट शेप होता है, तो उसके धंसने के चांस यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस सेटलमेंट ऑफ डिपॉजिट ड्यू टू द यूनिफॉर्म कर्वेचर। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो थोड़ी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी अपन किसे बोलते हैं, तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपका मेंटेन नहीं होता है
कौन से टाइम पे? ड्राई वेदर फ्लो पे। DWF मतलब क्या होता है? ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो मतलब जब वर्षा नहीं होती है तो यहाँ पे उतना वाटर नहीं रहता है कि सही तरीके से सीवेज वाटर फ्लो हो सके, ठीक है। नॉर्मली इतना वाटर नहीं होता है, लेकिन जब पानी गिरेगा, आपका स्टॉर्म वेदर फ्लो होगा तो एकदम सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा, जो जितने भी कचड़े अंदर होंगे सबको वो बहा के ले जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सर्कुलर सीवर के बारे में और भी बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मेन मैं आपको बताते जा रहा हूँ, और भी आप लिख सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट है नॉन सर्कुलर सीवर, या इसे अपन सेमी इलेप्टिकल सीवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एग शेप सीवर, ठीक है। एग शेप सीवर का जो शेप है वो अंडे के आकार का होगा, ठीक है। ये एग शेप है। एग शेप का थोड़ा एरिया क्या होता है, थोड़ा स्मॉल होता है, क्योंकि ये एग शेप में बन रहा है। एग शेप बनेगा तो क्या बनेगा, थोड़ा एरिया इसका स्मॉल हो जाएगा, हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसका एरिया थोड़ा कम है, ये भी डिसएडवांटेज है। प्लस इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको ऐसा शेप देने के लिए कुछ आपको इस टाइप का मोल्ड चाहिए, है ना। तो ये सब इसका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है ना। डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट है, एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट है, आपको डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, है ना। तो ये सब क्या है इसका डिसएडवांटेज है। हाईली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आप नया नया मेथड यूज करोगे कंस्ट्रक्शन के लिए तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज होते जाएगा, है ना। तो ये सब इसका क्या है, क्या बोल सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज ये है कि ये कंबाइंड सिस्टम अगर अपन यूज़ करेंगे तो कंबाइंड सिस्टम में एग शेप सीवर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका एग शेप होने के कारण स्मॉल एरिया तो है, लेकिन ये लंबाई में ज़्यादा होता है ना। तो लंबाई में ज़्यादा होने के कारण इसमें वाटर अच्छे तरीके से फ्लो होता है। तो ये हो गया इसका एग शेप के बारे में। इसके बाद रेक्टेंगुलर शेप सीवर। रेक्टेंगुलर शेप सीवर को आपको जहाँ पे लाइन बिछाते जा रहे हैं वहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से इजी इन कंस्ट्रक्शन एंड मोर स्टेबिलिटी हो जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज यहाँ पे समझना, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जा रहा है, कॉर्नर पॉइंट, और ऐसे कॉर्नर पॉइंट पे आपका जितने भी कचड़ा है वो यहाँ पे फंस सकता है, ठीक है। और वहाँ पे फंस जाएगा तो चोक होने की समस्या ज़्यादा होगी, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रोलिकली इनएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे पानी आपका जो कचड़ा है, जितना भी सीवेज वाटर है वो यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप भी अपन ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आपका हॉर्स शू शेप्ड सीवर, फिर है पैराबोलिक शेप सीवर, सेमी इलेप्टिकल शेप सीवर, इसको अपन देखे थे, ठीक है, जो नॉन सर्कुलर टाइप सीवर था। और ये है यू शेप सीवर, सेमी सर्कुलर शेप सीवर। ऐसे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टाइप का आपको सीवर का शेप देखने मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर ये आता है तो नाम तो अपन सबका लिखेंगे, है ना, कि बास्केट हैंडल सीवर होता है, ठीक है। इसके बाद सेमी सर्कुलर शेप सीवर होता है, यू शेप सीवर होता है, सेमी इलेप्टिकल होता है, पैराबोलिक होता है, सभी के नाम लिखेंगे। लेकिन नंबर के हिसाब से हम उसमें से स्टार्टिंग के 3-4 को अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जो मेन है। जैसे कि सर्कुलर सीवर है, सर्कुलर सीवर को अपन अच्छे से लिखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर आप कॉन्क्रीट सीवर का लिख सकते हो, मतलब ये एग शेप सीवर लिख सकते हो, है ना। आप रेक्टेंगुलर सीवर के बारे में लिख सकते हो एग्जाम पे, सभी को नहीं लिखना है ना। जो मेन सीवर है उनको ही हम लोग को अच्छे तरीके से परिभाषित करना है एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मे भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, सिंपल ही था। ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है, स्टॉर्म वेदर फ्लो क्या होता है, सीवरेज, ठीक है, और सीवेज में क्या क्या डिफरेंस होता है, सीवेज, सीवर और सीवरेज 3 चीज़ है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है उसको मैंने बताया। फिर हमने देखा सीवर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीवर, कैसे अपन टाइप्स ऑफ सीवर मतलब अकॉर्डिंग टू प्लेस, है ना। बिल्डिंग सीवर होगा, मेन सीवर होगा, ब्रांच सीवर होगा, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है डायग्राम के थ्रू। और ये फिर आपका शेप ऑफ सीवर, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सीवर अकॉर्डिंग टू मटेरियल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।